अब सुनिए प्रेमचंद की कहानी लाल फीता या मजिस्ट्रेट का इस्तीफा। बहुत कम ऐसी कहानियां हैं प्रेमचंद की जो दो शीर्षकों से जानी जाती है। यह कहानी वैसी ही है। कहीं इसका शीर्षक लाल फीता मिलता है तो कहीं मजिस्ट्रेट का इस्तीफा। यह कहानी जुलाई 1921 में तब की मशहूर पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुई थी। असहयोग आंदोलन का आरंभ ही हुआ था और कलम के सिपाही प्रेमचंद महात्मा गांधी की अगुवाई में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन के झंडाबरदार के तौर पर काम करने लगे थे। असहयोग की कहानियां लिखकर उस विचार का प्रचार प्रसार करने लगे थे। तो आइए सुनिए कहानी लाल फीता या मजिस्ट्रेट का इस्तीफा। विद्या पर जाति विशेष या कुल का एक आधिपत्य नहीं होता। बाबू हरिविलास जाति के कुर्मी थे। घर में खेतीबाड़ी होती थी पर उन्हें बचपन से ही विद्याभ्यास का व्यसन था। यह विद्या प्रेम देखकर उनके पिता रामविलास महतो ने बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। उन्हें हल में न जोता। आप मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे और मोटा काम करते थे, लेकिन हरिविलास को कोई कष्ट न देते थे। वह पुत्र को रामायण पढ़ते देखकर खुशी से फूले न समाते थे। जब गांव के लोग उनके पास अपने सम्मान या चिट्ठियां पढ़वाने आते तो गर्व से महतो का सिर ऊंचा हो जाता था। बेटे के पास होने की खुशी और फेल होने का रंज उन्हें बेटे से भी अधिक होता था और उसके इनामों को देखकर तो वह मानो स्वर्ग में पहुंच जाते थे। हरिविलास का उत्साह इन प्रेरणाओं से और भी बढ़ता जाता था। यहां तक कि शनय शनय मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में पास हो गए। रामविलास ने समझा था अब फसल काटने के दिन आए, लेकिन जब मालूम हुआ कि यह विद्या का अंत नहीं बल्कि वास्तव में आरंभ है तो उनका जोश ठंडा पड़ गया। किंतु हरिविलास का अनुराग अब कठिनाइयों को ध्यान में न लाता था। उस दृढ़ संकल्प के साथ जो बहुधा दरिद्र पर चतुर युवकों में पाया जाता है, वह कॉलेज में दाखिल हो गया। रामविलास हार कर चुप हो गए। वे दिनों दिन अशक्त होते जाते थे और खेती परिश्रम का दूसरा नाम है। कभी समय पर सिंचाई न कर सकते, कभी समय पर जुताई न हो सकती। उपज कम होती जाती थी, पर इस दुरावस्था में भी वह हरिविलास की पढ़ाई के खर्च का प्रबंध करते रहते थे। धीरे धीरे उनकी सारी जमीन रेहन हो गई। यहां तक कि जब हरिविलास एमए पास हुए तो एक अंगुल भूमि भी न बची थी। सौभाग्य से उनका नंबर विद्यालय में सबसे ऊंचा था, अतएव उन्हें डिप्टी मजिस्ट्रेट का पद मिल गया। रामविलास ने यह समाचार सुना तो पागलों की भांति दौड़ते हुए ठाकुर द्वारे गए और ठाकुर जी के पैरों पर गिर पड़े। उन्हें स्वप्न में भी ऐसी आशा न थी। बाबू हरिविलास विद्वान ही न थे, सच्चरित्र भी थे। बड़े निर्भीक, अस्पष्टवादी, दयालु और गंभीर। न्याय पर उनकी अटल भक्ति थी। न्याय पथ से पग भर भी न टलते थे। प्रजा उनसे दबती थी पर उन्हें प्यार भी करती थी। अधिकारी लोग उनका सम्मान करते थे पर मन में उनसे शंकित रहते थे। उन्होंने नीति शास्त्र का खूब अध्ययन किया था। उन्हें इस शास्त्र से बहुत प्रेम था। वे कानून को ही अपना अफसर समझते थे। वे अफसरों को खुश रखना चाहते थे, लेकिन जब उनका हुक्म कानून के विरुद्ध होता तो वह उसे न मानते थे। उन्हें नौकरी करते 5 साल हो चुके थे। अलीगढ़ में तैनात थे। ठाकुर दलजीत सिंह के घर डांका पड़ा। पुलिस को असामियों पर संदेह हुआ। कई गांव के असामी पकड़े गए, गवाहियां बनाई गईं और असामियों पर मुकदमा चलने लगा। बेचारे किसान निरपराध थे। चारों ओर कोहराम मच गया।
कितने ही किसान जिलाधीश के पास जाकर रोए। जिलाधीश ठाकुर साहब के मित्र थे। साल में 2-4 दावते खाते, उनके हलके में शिकार खेलते, उनकी मोटर और फीटन पर सवार होते थे। असामियों की गुस्ताखी पर बिगड़ गए। उन्हें डांट डपट कर दुत्कार दिया। ज्वाला और भी दहकी। साहब ने बाबू हरिविलास को बंगले पर बुलाकर ताकीद की कि मुलजिमों को सजा अवश्य करना, नहीं तो जिले में बलवा हो जाएगा। किंतु हरिविलास को जब मालूम हुआ कि गवाह बनाए हुए हैं और ज्यादती ठाकुर साहब की है, तो उन्होंने मुलजिमों को बरी कर दिया। हाकिम जिला ने यह फैसला सुना तो जामे से बाहर हो गए। हरिविलास की रिपोर्ट की बदली हो गई। दूसरी बार फिर नीच जात वालों के साथ न्याय करने का उन्हें ऐसा ही फल मिला। लखनऊ में थे, वहीं देहाती मदरसों में नीच जातियों के लड़के दाखिल न हो पाते थे। कुछ तो अध्यापकों का विरोध था, उनसे ज्यादा गांव के लोगों का। हरिविलास दौरे पर गए और यह शिकायत सुनी तो कई अध्यापकों की तंबीह की, कई आदमियों पर जुर्माना किया। जमींदारों ने यह देखा तो उनसे द्वेष करने लगे। गुमनाम चिट्ठियां झूठी शिकायतों से भरी हुई हाकिमों के पास पहुंचने लगी। तहसीलदारों ने जमींदारों को और भी उकसाया। एक कुर्मी का इतने ऊंचे पद पर पहुंचना सभी को खटकता था। नतीजा यह हुआ कि लोगों ने अपने लड़के मदरसे से उठा लिए। कई मदरसे बंद हो गए। हरिविलास की खासी बदनामी हो गई। हाकिम जिला ने उन्हें वहां रखना उचित न समझा, उनकी बदली कर दी। एक दर्जा भी घट गया। इन अन्यायों के होते हुए भी बाबू हरिविलास का सा कर्तव्यशील अफसर सारे प्रांत में न था। उन्हें विश्वास था कि मेरे माननीय अफसर कितने ही पक्षपाती हों, उनकी नीति कितनी ही संकुचित हो, पर देश का शासन सत्य और न्याय पर ही स्थित है। अंग्रेजी राज्य की वह सदैव स्तुति किया करते थे। यह उस शासन काल की उदारता थी कि उन्हें ऐसा ऊंचा पद मिला था, नहीं तो उनके लिए यह अवसर कहाँ थे। दीनों और असहायों की इतनी रक्षा किसने की? शिक्षा की इतनी उन्नति कब हुई? व्यापार का इतना प्रसार कब हुआ? राष्ट्रीय भावों की ऐसी जागृति कहाँ थी? वह जानते थे कि इस राज्य में भी कुछ न कुछ बुराइयां अवश्य हैं। मानवीय संस्थाएं कभी दोष रहित नहीं हो सकती, लेकिन बुराइयों से भलाइयों का पल्ला कहीं भारी है। यही विचार थे जिनसे प्रेरित होकर यूरोपीय महासमर में हरिविलास ने सरकारी खैरख्वाही में कोई बात उठा न रखी। हजारों रंगरूट भर्ती कराए, लाखों रुपए कर्ज दिलवाए और महीनों घूम घूम कर लोगों को उत्तेजित करते रहे। उसके उपलक्ष्य में उन्हें राय बहादुर की पदवी मिल गई। जाड़े के दिन थे। डिप्टी हरिविलास बाल बच्चों के साथ दौरे पर थे। बड़े दिन की तातील हो गई थी, इसीलिए तीनों लड़के भी आए हुए थे। बड़ा शिव विलास लाहौर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। मझला संत विलास इलाहाबाद में कानून पढ़ता था और छोटा श्री विलास लखनऊ के ही एक स्कूल का विद्यार्थी था। शाम हो रही थी। डिप्टी साहब अपने तंबू के सामने एक पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठे हुए थे। इलाके के कई जमींदार भी मौजूद थे। एक मुसलमान महाशय ने कहा, हुजूर, आजकल ताल में चिड़ियां खूब हैं, शिकार खेलने को अच्छा मौका है। दूसरे महाशय बोले, हुजूर, जिस दिन चलने को कहें बेगार तय कर लिए जाएं, 2-3 डोंगियां भी कर ली जाएं। शिव विलास, क्या अभी तक आप लोग बेगार लेते ही जाते हैं? जी हाँ, इसके बगैर काम कैसे चलेगा, मगर हाँ, अब मारपीट बहुत करनी पड़ती है। एक ठाकुर साहब बोले, जब से गांव के मनई बसरा में मजूर होके गए, तब से कोऊ का मिजाज नहीं मिलत, बात तक तो कोई सुनत नहीं है।
ई लड़ाई हमका मटिया मेट कह दिहेस। शिव बिलास, आप लोग मजूरी भी तो बहुत कम देते हैं। ठाकुर, हुजूर पहले दिन भर में 2 पैसा देत रहें, अब तो 4 देहत हैं। तौनों पर कोऊ बिना मार मारी खाए बात नहीं सुनत है। शिव बिलास, खूब 4 पैसे तो आप मजदूरी देते हैं और चाहते हैं कि आदमियों को गुलाम बना लें। शहर में कोई मजदूर 8 आने से कम में नहीं मिल सकता। मुसलमान महाशय ने कहा, हुजूर बजा फरमाते हैं, 4 पैसे में तो एक वक्त की रोटियां भी नहीं चल सकती, मगर यहाँ की रियाया सख्ती की ऐसी आदी हो गई है कि हम चाहे 8 आने ही क्यों न दें, पर बिला सख्ती किए मुखाती भी नहीं होती। हाँ, यह तो बतलाइए हुजूर, यह आजकल क्या हवा फिर गई है कि जहाँ देखिए वहीं मदरसे बंद होते जाते हैं। सुनता हूँ बड़े बड़े कॉलेज भी टूट रहे हैं। इससे तो तालीम का बड़ा नुकसान होगा। बाबू हरिविलास को मालूम था कि शिव बिलास इसका क्या जवाब देगा। उसके राजनीतिक विचारों से परिचित थे। दोनों आदमियों में प्रायः इस विषय पर वाद विवाद होता रहता था, लेकिन वे न चाहते थे कि इन जमींदारों के सामने वे अपने स्वाधीन विचार प्रकट करें। शिव बिलास को बोलने का अवसर न देकर आप बोले। मैं तो इसे पागलपन समझता हूं, नीरा पागलपन। यह लोग समझते हैं कि इन कार्रवाइयों से वे हमारी सरकार को परास्त कर देंगे। कुछ लोग देहातों में पंचायतें भी बनाते फिरते हैं। इसका मतलब भी यही है कि सरकारी अदालतों की जड़ खोदी जाए। लेकिन कोई इन भले मानुसों से पूछे कि क्या कानूनी गुत्थियां इन देहातियों के सुलझाए सुलझ जाएंगी? जिस कानून के पढ़ने और समझने में उम्रें गुजर जाती हैं, उसका व्यवहार यह हल जूते क्या खाकर करेंगे? शासन की बुनियादी परंपरा सत्य और न्याय पर स्थित रही है, और जब तक शासक लोग इस मूल तत्व को भूल न जाएं, राज्य की अवनति नहीं हो सकती। हमारी सरकार ने सदैव इस आदर्श को अपने सामने रखा है। प्रत्येक जाति को, प्रत्येक व्यक्ति को उस रेखा तक कर्म और वचन की पूर्ण स्वाधीनता दे दी है कि जहां तक उससे दूसरों को कोई हानि न हो। यही न्यायप्रियता हमारी सरकार को अमर बनाए हुए है। जोर दिया जा रहा है कि लोग सरकारी नौकरियां छोड़ दें। इस उद्देश्य का पूरा होना और भी कठिन है। मैं यह मानता हूं कि कर्मचारी लोग बड़ी संख्या में इस नीति पर चलें तो सरकार के काम में बाधा पड़ सकती है, लेकिन ऐसा होना असंभव सा जान पड़ता है। कर्मचारियों में अच्छे और बुरे दोनों ही हैं। जो बुरे हैं वे नौकरी कभी न छोड़ेंगे, इसलिए कि बेईमानी और रिश्वत के ऐसे अवसर कहीं नहीं मिल सकते। जो अच्छे हैं उनके लिए भी यहाँ जाति सेवा और उपकार का बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। उन्हें किसी पर अन्याय करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। सरकार किसी गुप्त प्रजाघातक नीति का व्यवहार नहीं करती। ऐसी दशा में वे लोग पृथक नहीं हो सकते। नौकरी को गुलामी कहकर उसकी निंदा की जाती है, लेकिन मैं उस वक्त तक इसे गुलामी नहीं समझ सकता जब तक हमें अपने धर्म और आत्मा के विरुद्ध चलने पर विवश न किया जाए। जमींदारों ने ये बातें ध्यान से सुनी। ऐसा जान पड़ता था कि इस विषय में सबके सब बाबू हरिविलास से सहमत हैं। हाँ, शिव बिलास इन युक्तियों का प्रतिवाद करने के लिए अधीर हो रहे थे, पर इतने आदमियों के सामने मुंह खोलने का साहस न होता था। इतने में बेगार ने चिट्ठियों का थैला लाकर डिप्टी साहब के सामने रख दिया। यद्यपि शहर यहाँ से 15 मील के लगभग था, पर एक बेगार प्रतिदिन डाक लाने के लिए भेजा जाता था। डिप्टी साहब ने उत्सुकता के साथ थैला खोला तो उसमें से लाल फीते से बंधा हुआ एक सरकारी कम्युनिक, जिसे प्रकाश पत्र भी कहते हैं, निकल पड़ा। उसे गौर से पढ़ने लगे। आधी रात जा चुकी थी, किंतु हरिविलास अभी तक करवट बदल रहे थे। मेज पर लैंप जल रहा था।
वे उसी लाल फीते से बंधे हुए पत्र को बार बार देखते और विचारों में डूब जाते। वह लाल फीता उन्हें न्याय और सत्य के खून में रंगा हुआ जान पड़ता था। किसी घातक की रक्त में आंखें थी जो उनकी ओर घूर रही थीं, या एक ज्वाला शिखा जो उनकी आत्मा और सत्य ज्ञान को निगल जाने के लिए उनकी लोर लपकी चली आती थी, ऐसा लगता था। वे सोच रहे थे, अब तक मैं समझता था मेरा कर्तव्य न्याय पर चलना है। अब मालूम हुआ कि यह मेरी भूल थी। मेरा कर्तव्य न्याय का गला घोंटना है, नहीं तो मुझे ऐसे आदेश क्यों मिलते? क्या समाचार पत्रों का पढ़ना भी कोई अपराध है? क्या दिन किसानों की रक्षा करना भी कोई पाप है? मैं ऐसा नहीं समझता। मुझे उन साधु सन्यासियों पर कड़ी दृष्टि रखने का हुक्म दिया गया है जो धर्मोपदेश करते हुए दिखाई दें। यही नहीं, मुझे यह भी देखना चाहिए कि कौन गज्जी गाढ़े के कपड़े पहने हुए है, किसके सिर पर कैसी टोपी है, उस टोपी पर कैसी छाप लगी हुई है। चरखा चलाने वालों पर भी नजर रखनी चाहिए। मुझे इन लोगों के नाम भी अपने रोजनामचे में दर्ज करने चाहिए जो राष्ट्रीय पाठशालाएं खोलें, जो देहातों में पंचायतें बनाएं, जो जनता को नशे की चीजें त्याग करने का उपदेश करें। इस आज्ञा के अनुसार वे भी राजद्रोही हैं जो लोगों में स्वास्थ्य के नियमों का प्रचार करें, ताउन और हैजे के प्रकोप से जनता की रक्षा करें, उन्हें मुफ्त दवाएं दें। सारांश यह कि मुझे जाति के सेवकों का, हितैषियों का शत्रु बनना चाहिए, इसलिए कि मैं शासन का एक अंग हूं। उन्होंने एक बार फिर लाल फीते की ओर देखा। हाँ, तो इस दशा में मेरा कर्तव्य क्या है? अपनी जाति का साथ दूं या विजातीय सरकार का? इस समस्या का कारण यही है कि हमारे शासक विजातीय हैं और उनका स्वार्थ प्रजा के हित से भिन्न है। वे अपनी जाति के स्वार्थ के लिए, गौरव के लिए, व्यापारिक उन्नति के लिए यहाँ के लोगों को अनंत काल तक इसी दशा में रखना चाहते हैं। इसलिए प्रजा के राष्ट्रीय भावों को जागते देखकर वे उनको दबाने पर तुल जाते हैं। उन्हें वे सरल व्यवस्थाएं आपत्तिजनक लगने लगती हैं जिन्हें प्रजा अपने आत्म सुधार के लिए करती है। नहीं तो क्या मद त्याग के उपदेश भी सरकार की आंखों में खटकते? शासन का मुख्य धर्म है प्रजा की रक्षा, न्याय और शांति का विधान। अब तक मैं समझता था कि सरकार इस कर्तव्य से सर्वोपरि समझती है, इसलिए मैं उसका भक्त था। जब सरकार को अपने धर्म पथ से हट जाना है तो मेरा धर्म भी यही है कि उसका साथ छोड़ दूं। अपने स्वार्थ के लिए देश का द्रोही नहीं बन सकता। सरकार से मेरा थोड़े दिनों का नाता है, देश से जन्म भर का। क्या इस अस्थायी अधिकार के गर्व में अपने अस्थायी संबंध को भूल जाऊं? इस अधिकार के लिए क्या अब मुझे देश का शत्रु बनना पड़ेगा? क्या देश को अपने स्वार्थ पर न्यौछावर कर दूं? एक तो वे हैं जो देश सेवा पर आत्मसमर्पण कर देते हैं, उसके लिए नाना प्रकार के कष्ट झेलते हैं। एक मैं अभागा हूं जिसका काम यह है कि उन देश सेवकों की जान का गाहक बनूं। लेकिन यह संबंध तोड़ दूं तो निर्वाह कैसे हो? जिन बच्चों को अब तक सभी सुख सुविधा प्राप्त थे, उन्हें अब दरिद्रता का शिकार बनना पड़ेगा। जिस परिवार का पालन पोषण अब तक अमीरों के ढंग पर होता था, उसे अब रो रो कर दिन काटने पड़ेंगे। घर की जायदाद मेरी शिक्षा की भेंट हो चुकी, नहीं तो कुछ खेती बाड़ी ही करके गुजर करता। वही तो मेरा मौरूसी पेशा था। कैसा संतोषमय जीवन था। अपने पसीने की कमाई खाते थे और सुख की नींद सोते थे। इस शिक्षा ने मुझे चौपट कर दिया।
विलास का दास बना लिया, अनावश्यकताओं की बेड़ी पैरों में डाल दी। अब तो उस पुराने जीवन की कल्पना मात्र से प्राण सूख जाता है। हाँ, हृदय में कैसी कैसी अभिलाषाएं थी, कैसे कैसे मनमोदक खाता था। शिव विलास विलायत जाकर डॉक्टरी पढ़ने का स्वप्न देख रहा है। संत विलास को वकालत की धुन सवार है। छोटा श्री विलास अभी से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। अब इन सबों के मंसूबे कैसे पूरे होंगे? लड़कों को तो खैर छोड़ भी दूं तो वे किसी न किसी तरह गुजर कर ही लेंगे। लड़कियों का क्या करूं? सोचा था उनका विवाह उच्च कुल में करूंगा, जाति का भेद मिटा दूंगा। यह मनोकामना भी पूरी होती नहीं दिखती। कहीं दूसरी जगह नौकरी तलाश करूं तो इतना वेतन कहीं मिल नहीं सकता। रईसों के दरबार में पहुंचना कठिन है। सरकार की अवज्ञा करने वालों को धरती आकाश कहीं ठिकाना नहीं। परमात्मन मुझे सुझाओ क्या करूं? इन्हीं चिंताओं में पड़े पड़े उन्हें नींद आ गई। 1 सप्ताह बीत गया, पर बाबू हरिविलास अभी तक दुविधा में ही पड़े थे। वह प्रायः उदास और खिन्न रहते थे। इजलास पर बहुत कम आते और आते भी तो मुकदमों की तारीख मुलतवी करके फिर चले जाते। लड़के और लड़कियों से भी बहुत कम बातचीत करते। बात बात पर झुंझला पड़ते। कुछ चिड़चिड़े हो गए थे। उन्होंने स्त्री से इस समस्या की चर्चा की, पर वह इस्तीफा देने पर उनसे सहमत न हुई। उसमें न्याय का वह ज्ञान न था जो हरिविलास के हृदय को व्यथित कर रहा था। लड़कों से इस विषय में कुछ कहने का उन्हें साहस न होता था। डरते थे कि वे निराश और निरुत्साह हो जाएंगे। आनंदमय जीवन की कैसी कैसी कल्पनाएं कर रहे होंगे, वह सब नष्ट हो जाएंगी। इस विषय में मेरा उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा हुनर, कोई ऐसा उद्यम न जानते थे जिस पर उन्हें भरोसा होता। यहां तक कि साधारण क्रय विक्रय भी उनके लिए कष्ट साध्य था। वे अपने को इस नौकरी के सिवा और किसी काम के योग्य न पाते थे, और न अब इतनी सामर्थ्य ही थी कि कोई नया उद्यम सीख सकें। स्वार्थ और कर्तव्य की उलझन में उनकी अत्यंत करुण दशा हो रही थी। 8वें दिन उन्हें यह खबर मिली कि इस इलाके में मादक वस्तुओं का निषेध करने के लिए किसानों की एक पंचायत होने वाली है। उपदेश होंगे, भजन गाए जाएंगे और लोगों से मद त्याग की प्रतिज्ञा ली जाएगी। हरिविलास मानते थे कि नशे के व्यसन से देश का सर्वनाश हुआ जाता है। यहाँ तक कि नीची श्रेणी के मनुष्यों को तो इसने अपना गुलाम ही बना लिया है। अतएव इसका बहिष्कार सर्वथा अस्तुत्य है। पहले एक बार मादक वस्तु विभाग में रह चुके थे और उनके समय में इस विभाग की आमदनी खूब बढ़ गई थी। उस वक्त इस प्रश्न को वे अधिकारियों की आंखों से देखते थे। टेम्परेंस के उपदेशकों को सरकार का विरोधी समझते थे, लेकिन इस लाल फीते वाले आज्ञा पत्र ने उनकी काया ही पलट दी थी। सरकारी प्रजाहित नीति पर लेश मात्र भी विश्वास न रहा था। इस आज्ञा के अनुसार उनका कर्तव्य था कि जाकर इस पंचायत की कार्रवाइयों को देखें और यदि इस त्याग के लिए किसी के साथ सख्ती या तिरस्कार करते पाएं तो तुरंत उसे बंद कर दें। मनुष्योचित और पदोचित कर्तव्यों में घोर संग्राम हो रहा था। इसी बीच में हल्के का दारोगा कई सशस्त्र कांस्टेबलों और चौकीदारों के साथ आ पहुंचा और सलाम करने को हाजिर हुआ। हरिविलास उसकी सूरत देखते ही लाल हो गए, जैसे फूल में आग लग जाए। कठोर स्वर से बोले, आप यहां कैसे आए? दारोगा, हुजूर को इस पंचायत की इतिला तो मिली ही होगी। वहां फसाद होने का खौफ है, इसलिए हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ हूं।
हरिबिलास: मुझे इसका कोई भय नहीं है। हाँ, आपके जाने से फसाद जरूर हो सकता है। दारोगा ने विस्मित होकर कहा, मेरे जाने से? हरिबिलास: हाँ, आपके जाने से। रियाया को आपस में लड़ाकर आप अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैं आपके हथकंडे खूब जानता हूं। आपको मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं। दारोगा: सुप्रिंटेंडेंट साहब बहादुर का सख्त हुक्म है कि इस मौके पर हुजूर की खिदमत में हाजिर रहूं। हरिबिलास: तो क्या आप मुझे नजरबंद करने आए हैं? दारोगा ने भयभीत होकर कहा, हुजूर की शान में मुझसे ऐसी। हरिबिलास: मैं तुम्हारे साहब का गुलाम नहीं हूं। दारोगा: तो मेरे लिए क्या ऑर्डर होता है? हरिबिलास: जाकर अपने साफे को जला डालिए और वर्दी को फाड़ कर फेंक दीजिए और इस गुलामी की जंजीरों को जो आपकी कमर में है, जिसे आप हुकूमत की निशान समझते हैं, तोड़कर आजाद हो जाइए। सरकारी हुक्मों की बहुत तामील कर चुके, डाकों और चोरी की तफ्तीश खूब की और हराम का माल खूब जमा किया। अब जाकर कुछ दिन घर बैठिए और अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। रियाया की जान व माल की हिफाजत करने का स्वांग भरकर उनको अजाब में न डालिए। यह किसानों की पंचायत है, लुटेरों का जत्था नहीं है। सब एक जगह बैठकर नशेबाजी बंद करने की तदबीरें सोचेंगे। आपको मेरे साथ चलने की मुतलक जरूरत नहीं है। बाबू हरिबिलास का मुखमंडल विमल क्रोध से उत्तेजित हो रहा था और आंखों से ज्योति निकल रही थी। दारोगा जी पर रोब छा गया और यह सोचते हुए कि या तो इन्होंने आज शराब पी है या इन पर कोई सख्त सदमा आ पड़ा है, थाने चले गए। ये शब्द बाबू हरिबिलास के अंतःकरण से निकले थे, पर उनके अंतिम निश्चय की घोषणा थी। दारोगा जी ने अपनी पीठ फेरी, उधर उन्होंने अपना इस्तीफा लिखना शुरू किया। महाशय, मेरा विश्वास है कि शासन संस्था ईश्वर की इच्छा पर बाह्य स्वरूप है और उसके नियम भी ईश्वरीय नियमों की भांति दया, सत्य और न्याय पर अवलंबित है। मैंने इसी विश्वास के अधीन 20 वर्ष तक सरकार की सेवा की। जब कभी मेरे आत्मिक आदेश और सरकारी हुक्म में विरोध हुआ, मैंने यथासाध्य आत्मा का आदेश पालन किया। मैंने अपने को कभी प्रजा का स्वामी नहीं समझा, सदैव सेवक समझता रहा। इसलिए सरकारी पत्र नंबर तारीख में जो आज्ञा दी गई है वह मेरी आत्मा और धर्म के इतनी विरुद्ध है और उसमें न्याय की ऐसी हत्या की गई है कि मैं उसका पालन करना घोर पाप समझता हूं। मेरे विचार में वर्तमान शासन सतपथ से संपूर्णतः विचलित हो गया है। यह आज्ञा प्रजा के जन्मसिद्ध स्वत्व को छीनना और उसके राष्ट्रीय भावों का वध करना चाहती है। यह उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शासक वृंद प्रजा को अनंत काल तक मूर्खता और अज्ञान में व्यस्त रखना चाहते हैं और उसकी जागृति से सशंक हैं। वह अपने उत्थान और सुधार के लिए जो प्रयत्न करना चाहती है उसे भी ताड़नीय समझते हैं। ऐसे दुष्कर्म में योग देना अपनी आत्मा, विवेक और जातीयता का खून करता है। अतएव अब मुझे इस राज संस्था से असहयोग करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। मैं अपना पद त्याग करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मुझे बिना विलंब इस बंधन से मुक्त किया जाए। बाबू हरिबिलास ने समझा था कि इस्तीफा मंजूर होने में कुछ देर लगेगी, लेकिन दूसरे ही दिन तार द्वारा मंजूरी आ गई। उनकी जगह पर एक महाशय नियुक्त हो गए। हरिबिलास ने बड़ी खुशी से चार्ज दिया।
किंतु शाम होते होते उनकी यह खुशी गायब हो गई और उनकी चिंताओं ने आ घेरा। बजाज के कई 100 रुपए बाकी थे, नौकरों का वेतन भी बाकी पड़ा हुआ था, बंगले का किराया 6 महीने से न दिया गया था, हलवाई का हिसाब किताब चुकाना था, ग्वाले के कुछ पैसे आते थे। इधर वे इजलास पर बैठे हुए चार्ज दे रहे थे, उधर उनकी कोठी के द्वार पर लेनदारों की भीड़ लगी हुई थी। वे चार्ज देकर लौटे तो यह समूह देखकर उनका दिल बैठ गया। यूं वे कुछ हाल और कुछ बकाया के रुपए अपनी सुविधा के अनुसार दे दिया करते थे, लेकिन आज जब हाल और बकाया दोनों ही चुकाना पड़ा तो यह रकम इस तरह बढ़ी जैसी साफ फर्श को हटा देने से नीचे गर्द का एक ढेर दिखाई देने लगता है। उन्हें अब तक यह अनुमान ही न हुआ था कि मैं इतने रुपयों का देनदार हूं। सेविंग बैंक की सारी बचत इसी फुटकर हिसाब को चुकाने में समाप्त हो गई। अब घोड़े टमटम आदि की भी जरूरत न थी। उन्हें नीलाम करके हाथ में कुछ रुपए कर लेना चाहते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वे चीजें नीलाम होने लगीं तो वे इस हृदय विदारक दृश्य को सहन न कर सके। हताश होकर घर में गए तो उनकी आंखें सजल थीं। उनकी पत्नी सुमित्रा ने उन्हें दुखी देखकर सहृदयतापूर्ण भाव से कहा, व्यर्थ दिल इतना छोटा करते हो? रंज करने की कोई बात नहीं। यह और खुशी की बात है कि जिस काम को करने में अधर्म था उससे गला छूट गया। अब तुम्हें किसी पर अन्याय करने के लिए कोई मजबूर तो न करेगा। भगवान किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगावेंगे ही। अपने भाई बंधुओं पर अन्याय करते तो उसका दोष पाप हमारे बाल बच्चों पर ही तो पड़ता। भगवान को कुछ अच्छा करना था, तभी तो उसने तुम्हारे मन में यह बात डाली। इन बातों से हरिबिलास को कुछ तस्कीन हुई। सुमित्रा पहले इस्तीफा देने पर राजी न होती थी, पर पति को मानसिक कष्ट से निवृत्त करने की इच्छा ने इसके धैर्य और संतोष को जगह कर दिया था। हरिबिलास ने सुमित्रा की ओर श्रद्धा भाव से देखकर कहा, जानती हो कितनी तकलीफें उठानी पड़ेंगी? सुमित्रा, तकलीफों से क्या डरना? धर्म रक्षा के लिए आदमी सब कुछ सह लेता है। हमें भी तो आखिर ईश्वर के दरबार में जाना है, उसको कौन सा मुंह दिखाते? हरिबिलास, क्या बताऊं, मुझे तो इस वैज्ञानिक शिक्षा ने कहीं का न रखा। ईश्वर पर श्रद्धा ही नहीं रही। यद्यपि मैंने इन्हीं भावों से प्रेरित होकर इस्तीफा दिया है, पर मुझ में यह सजीव और चैतन्य भक्ति नहीं है। मुझे चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखता है। लड़के अभी तक अपने को संभालने के योग्य नहीं हुए। शिव विलास को साल भर और भी पढ़ा सकता तो वह घर संभाल लेता। संत विलास को अभी 3 साल तक संभालने की जरूरत है, और बेचारे श्री विलास की तो अभी कोई गिनती ही नहीं। अब वे बेचारे अधड़ ही रह जाएंगे। मालूम नहीं मन में मुझे क्या समझते हो। सुमित्रा, अगर उन्हें ईश्वर ने बुद्धि दी होगी तो अब वह तुम्हें अपना पिता समझने के बदले देवता समझने लगेंगे। रात का समय था। शिव विलास और उनके दोनों भाई बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। शिव विलास ने कहा, आजकल दादा की दशा देखकर यही जी चाहता है कि गृहस्थी के जंजाल में न पड़े। कल जब से इस्तीफा मंजूर हुआ है तब से उनका चेहरा ऐसा उदास हो गया है कि देखकर करुणा आती है। कई बार इच्छा हुई कि चलकर उन्हें तस्कीन दूं, लेकिन उनके सामने जाते हुए स्वयं मेरी आंखें सजल हो जाती हैं। आखिर हम ही लोगों की चिंता उन्हें सता रही है, नहीं तो उन्हें अपनी क्या चिंता थी। चाहे तो किसी स्कूल या कॉलेज में अध्यापक हो सकते हैं, दर्शन और अर्थशास्त्र में बहुत कुशल हैं। संत विलास, आपने मेडिकल कॉलेज से अपना नाम नाहक कटवा लिया। यह विभाग तो बुरा न था,
आप सरकारी नौकरी न करते, घर बैठकर तो काम कर सकते थे। दादा से भी न पूछा? वे सुनेंगे तो बहुत रंज होगा। शिवविलास: इसीलिए तो मैंने अब तक उनसे कहा नहीं और फिर मौका भी नहीं मिला। डॉक्टरी विभाग कितना ही अच्छा हो, लेकिन मैंने जो संकल्प ले लिया है उस पर स्थिर हूं। क्यों, तुम कुछ मदद कर सकोगे? श्रीविलास: वह देखिए, मियाँ घोड़े अस्तबल से निकाले जा रहे हैं। अब कल से किसी दूसरे कोचवान के पाले पड़ेंगे। मारते मारते भूरकस निकाल देगा। टूटी टमटम भी सटर पटर करती हुई चली। संत विलास: मैं तो परीक्षा के पहले शायद आपकी कुछ मदद न कर सकूं। उसके बाद मुझसे जो काम चाहें ले सकते हैं। शिवविलास: एमए का अर्थ है मास्टर ऑफ आर्ट्स। संत विलास: यह मेरी बहुत पुरानी अभिलाषा है और अब लक्ष्य के इतना समीप आकर मुझसे नहीं हटा जाता। शिवविलास: अपने नाम के पीछे एमए, एलएलबी का पुछल्ला लगाए बिना नहीं मानोगे? संत विलास चिढ़ गया। कोई और भी मानता है या मैं ही मानूं? सभी तो इन्हीं उपाधियों पर जान देते हैं, और क्यों न दें? समाज में इनका सम्मान कितना है। अभी तक शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जिसने अपनी डिग्रियां छोड़ दी हों। वे लोग भी जो असहयोग के नेता थे, अपने नामों के साथ पुछल्ले लगाने में कोई आपत्ति नहीं समझते, नहीं बल्कि उस पर गर्व ही करते हैं। आपके राष्ट्रीय कॉलेजों में भी इन्हीं डिग्रियों की पूछ होती है। चरित्र को कोई पूछता भी नहीं। जब इसी कसौटी पर परखे जाते हैं तो मेरे उपाधि प्रेम पर किसी को हंसने की जगह नहीं है। शिवविलास: तुम तो नाराज हो गए। मेरा आक्षेप तुम पर नहीं, बल्कि सभी उपाधि प्रेमियों पर था। यदि असहयोगी लोग अभी तक उपाधियों पर जान दे रहे हैं तो इससे इस प्रथा का दूषण कम नहीं होता है। यह उनके लिए और भी निंद्य है। लेकिन हां, अब हवा बदल रही है। संभव है थोड़े दिनों में यह प्रथा मिट जाए। तुम 1 वर्ष में मेरी सहायता करने का वचन देते हो। इतने दिन तक एक समाचार पत्र का बोझ मैं अकेले कैसे संभाल सकूंगा? संत विलास: पहले यह तो बतलाइए आपकी नीति क्या होगी? अगर आपने भी वही नीति रखी जो दूसरे पत्रों की है तो अलग पत्र निकालने की क्या जरूरत है? श्रीविलास: मुझसे तो आप लोग पूछते ही नहीं। मैं भी मदरसा छोड़ रहा हूं। शिवविलास: तुम मेरे कार्यालय में लेखक बन जाना। संत विलास: तुम क्यों बीच में बोल उठते हो? हाँ भाई साहब, आपने कौन सी नीति ग्रहण करने का निश्चय किया है? शिवविलास: मेरी नीति होगी सरल किंतु विवेकशील जीवन का प्रचार। मैं विलासिता और दिखावे की जड़ खोदने की चेष्टा करूंगा। हम आंखें बंद किए हुए पश्चिमी जीवन की नकल कर रहे हैं। धन को हमने सर्वोच्च स्थान दे रखा है। हमारी कुलीनता, सम्मान, गौरव, प्रतिभा सब कुछ धन के अधीन हो गई है। हम अपने पुरुषार्थों के संतोष और संयम, त्याग को बिल्कुल भूल गए हैं। जहां देखिए वहीं धनपतियों की, साहूकारों की, जमींदारों की पताका लहरा रही है। मैं दीन रक्षा को अपना आदर्श बनाऊंगा। यद्यपि वे विचार नए नहीं हैं, कभी कभी पत्रों में इन पर टिप्पणियां की जाती हैं, किंतु अभी तक इनका महत्व दार्शनिक सिद्धांतों से अधिक नहीं है, और वह भी यूरोप के बड़े बड़े विद्वानों की नकल है। यह टिप्पणियां केवल मनोरंजन के लिए की जाती हैं। इसी कारण इनका किसी पर असर नहीं होता। मेरा जीवन इस सिद्धांत को चरितार्थ करेगा। वे विचार वर्षों से मेरे मन में तरंगे मार रहे हैं। अब ये तरंगे बाहर निकलकर धन लोलुपता और इंद्रिय लिप्सा की दीवारों से टकराएंगी।
मैं तुमसे सच कहता हूं, धन का यह मान देखकर कभी कभी मेरा रक्त खौलने लगता है। विद्वानों और गुणियों की इज्जत ही उठ गई। एक समय यह था कि बड़े बड़े सम्राट ज्ञानियों के सामने सिर झुकाते थे। आजकल तो धार्मिक संस्थाएं भी धनियों का मुंह ताकती हैं। हमारे साधु महात्मा उपदेशक देहातों में भूल कर भी नहीं जाना चाहते। वे ऊंचे ऊंचे सुसज्जित पंडालों में व्याख्यान देते हैं, मोटरों पर हवा खाते हैं और सुंदर प्रासादों में निवास करते हैं। शोक तो यह है कि विद्वजन भी इसी धनदेव के उपासक हैं। जिन्हें संतोष और सरलता का नमूना होना चाहिए था कि वे भी अपनी विद्या और योग्यता को मोतियों के तौल बेचते हैं। धन लालसा ने उन्हें भी ग्रस लिया है। त्याग का तो लोप ही हो गया। संत विलास, आपके विचार तो साम्यवादियों जैसे हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि वे लोग विद्वानों को अपने समाज में क्या स्थान देते हैं? शिव विलास, खूब मालूम है। ऐसे विद्वान इसी बर्ताव के योग्य हैं। जिस प्रकार भूमि वाले अपनी भूमि को, व्यापार वाले अपने व्यापार को भोग विलास का साधन बनाते हैं, इसी प्रकार विद्वान लोग भी अपनी विद्या और सिद्धि को इंद्रियों के सुख पर बलिदान करते हैं। ऐसी दशा में उन्हें यदि धनियों और भूपतियों के साथ गिना जाता है तो कोई अन्याय नहीं है। इतने में एक सुंदरी बालिका कमरे में आई। यह बाबू हरिविलास की छोटी लड़की अंजनी थी। कन्या पाठशाला में पढ़ती थी। श्री विलास ने कहा, आओ अंजनी आओ, ये दोनों महाशय तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम तुम भी अपने जीवन के छोटे छोटे मंसूबे बांधें। मैंने तो खेती करने का विचार किया है। अंजनी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय दूहूंगी, दही जमाऊंगी, घी निकालूंगी। श्री विलास, और चरखा? अंजनी, भैया मुझसे चरखा न चलाया जाएगा, यह बुढ़िया का काम है। श्री विलास, वाह, इस चरखे पर तो सब कुछ निर्भर है। हमारे देश में 70 करोड़ का कपड़ा हर साल विलायत से आता है। शायद 10 करोड़ का कपड़ा इटली, जापान, फ्रांस आदि देशों से आता होगा। हम, तुम और भाग्यवती आध पाव सूत रोज काटें और साल में 300 दिन काम करें तो 3 मन सूत काट लेंगे। 3 मन सूत में कम से कम 100 जोड़ी धोतियां तैयार होंगी। अगर एक जोड़े का दाम 4 रुपया ही रखें तो हम साल भर में 400 रुपए की धोतियां बना लेंगे। धुनाई मैं अपने आप कर लूंगा। यह 3 प्राणियों के साधारण परिश्रम का फल है। यदि देश की आबादी के केवल 50 लाख मनुष्य यह काम करने लगें तो हमारे देश को 80 करोड़ वार्षिक बचत हो जाएगी। अगर 1 करोड़ मनुष्य इस धंधे में लग जाएं तो हमें कपड़े के लिए अन्य देशों को 1 पैसा भी न देना पड़े। शिव विलास हिसाब लगाकर बोलता है, यार तुमने खूब हिसाब लगाया। इतने महत्वपूर्ण काम के लिए 50 लाख मनुष्यों की आवश्यकता है। मुझे अब तक यह अनुमान ही न था कि इतने कम आदमियों की मेहनत हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अपने पत्र में घरेलू उद्योग धंधों का प्रचार करूंगा। संत विलास, आपके और मेरे आदर्श में बड़ा अंतर है। मेरा विचार है कि बुद्धि और मस्तिष्क से काम करने वालों की श्रमजीवियों पर सदैव प्रधानता रहेगी। उनके काम का महत्व कहीं अधिक है। यदि आप उनके लिए अवस्थानुकूल जीवन वृत्ति की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वे एकाग्रचित होकर विद्या की उन्नति न कर सकेंगे और उसका परिणाम बुरा होगा। संतोष और त्याग राष्ट्रीय अवनति के लक्षण हैं। उन्नत जातियां अधिकार, राज्य विस्तार, संपत्ति और गौरव पर जान देती हैं। यहाँ तक कि बोल्शेविकों में भी दिनों दिन अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने की ललक है। वे बढ़ा भी रहे हैं। शिव विलास,
इस विषय पर फिर बातें होंगी। चलो इस समय मौका है, दादा घर में अम्मा के पास बैठे हुए हैं, जरा उन्हें तस्कीन दे आएं। तीनों युवक जाकर हरिबिलास के सामने खड़े हो गए। उन्होंने चिंतित भाव से शिवविलास को देखकर पूछा, तुम्हारा कॉलेज कब खुलेगा? शिवविलास, कॉलेज 15 जनवरी को खुलेगा, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता, नाम कटवा लिया है। हरिबिलास, यह तुमने क्या नादानी की? तुम्हारी समझ में क्या मैं 4 महीने तक भी तुम्हारी सहायता न कर सकता? इसी अप्रैल में तो तुम्हारी परीक्षा होने वाली थी। कम से कम मुझसे तो पूछ लेते। क्या मेरा इतना अधिकार भी नहीं है? शिवविलास, इतनी भूल तो अवश्य हुई, लेकिन जब आपने न्याय के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया तो मेरे लिए यह लज्जा की बात थी कि आपके आदर्श के विरुद्ध व्यवहार करता। मैंने डॉक्टरी पढ़ने का इरादा छोड़ दिया। कम से कम इसे जीविका का आधार नहीं बनाना चाहता। मेरा विचार एक समाचार पत्र निकालने का है। हरिबिलास, जेल खाने जाने के लिए तैयार हो? शिवविलास, यदि न्याय और सत्य की रक्षा के लिए जेल जाना पड़े तो मैं इसे अहोभाग्य समझूंगा। हरिबिलास, मालूम होता है तुम्हें हवा अच्छी तरह लग गई। रुपयों का क्या प्रबंध किया? शिवविलास, इसकी आप चिंता न कीजिए, मेरे मित्रों ने सहायता करने का वचन दिया है। हरिबिलास, अच्छी बात है, इसका भी मजा चख लो। अभी राजनीति के चक्कर में आए नहीं हो। समझते हो जाति सेवा जितनी सत्य है उतनी सुगम भी है, पर तुम्हें शीघ्र ही अनुभव हो जाएगा कि यहां पग पग पर कांटे हैं। मैं ऐसा स्वार्थांध और भाव शून्य नहीं हूं कि तुम्हारे देशानुराग को दबाना चाहूं, किंतु इतना जताना अपना कर्तव्य समझता हूं कि खूब सोच समझकर इस क्षेत्र में आना। अगर कुछ दूर चलकर हिम्मत छोड़ दी तो फिर कहीं मुंह दिखाने लायक न रहोगे। मैं तुमसे मदद नहीं चाहता, बल्कि मेरे लिए तो यह परम गौरव की बात है कि मेरा पुत्र देश सेवा में तल्लीन हो जाए, अपने को जाति पर न्यौछावर कर दे। केवल तुम्हें कठिनाइयों से सचेत कर देना चाहता हूं। तुम कब जाओगे संतु? संत, मैं 15 जनवरी को जाऊंगा। हरिबिलास, तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत होगी? इसी महीने में तो तुम्हारे इम्तिहान की फीस भी देनी होगी। संत विलास, जी हां, कोई 250 की जरूरत है। हरिबिलास बगले झांकते हुए, इससे कम में काम न चलेगा। संत विलास, असंभव है, 6 महीनों की पेशगी फीस देनी है, इम्तिहान की फीस, बोर्डिंग फीस सभी तो चुकानी है। एक सूट भी बनवाना चाहता हूं, मेरे पास कोई अच्छा सूट नहीं है। हरिबिलास, इस समय सूट रहने दो, फिर बनवा लेना। हाँ, फीस का प्रबंध मैं कर दूंगा, इससे कहाँ मुक्ति। पढ़ो तो मुश्किल से 5 महीने और फीस पूरे 2 साल का। संत विलास, तो फिर कुछ न दीजिए, मैं स्वयं कोई प्रबंध कर लूंगा, आपके ऊपर खामख्वाह बोझ नहीं डालना चाहता। हरिबिलास, यह तुम्हारी बुरी आदत है कि जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाते हो। मेरी हालत देख रहे हो, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। संत विलास, तो क्या आपकी इच्छा है कि मैं कॉलेज से नाम कटा लूं? हरिबिलास, यह तो मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन अब तुम्हें अवस्थानुसार अपना खर्च घटाना पड़ेगा। मुझे यह देखकर खेद होता है कि वर्तमान दशाओं का तुम्हारे ऊपर बिल्कुल असर नहीं हुआ। आजकल समस्त देश सरल जीवन की ओर झुका है। कोई मनुष्य अपने ठाट बाट टीम टाम पर गर्व करने का साहस नहीं कर सकता। रेशमी वस्त्र और डासन के जूते और सुनहरे चश्मे अब तुच्छ दृष्टि से देखे जाते हैं।
विशेषतः शिक्षित समुदाय के विलास प्रेम को तो जनता सर्वथा अक्षम्य समझती है। शिक्षित लोगों से अब सेवा और उत्सर्ग की आशा की जाती है। वकीलों पर अब सम्मान की दृष्टि नहीं पड़ती, लोग उनसे विमुख होते जा रहे हैं। धन लोलुप अध्यापकों को तो जनता घृणा की निगाह से देखती है। मैंने स्वार्थवश तुम्हें वकालत की प्रेरणा की थी, किंतु अब मुझे विश्वास होता जाता है कि हमारी जाति की अवनति का मुख्य कारण यही पेशा है। इसकी बदौलत हमारी अदालतों में न्याय सर्वसाधारण के लिए अलभ्य हो रहा है। जब एक एक पेशी के लिए 2-2, 4-4 सौ, यहाँ तक कि 2-2, 4-4 हजार लिए जाते हैं, तो स्पष्ट है कि यह समय या परिश्रम का मूल्य नहीं, बल्कि लोगों की ईर्ष्या और दुर्जनता का ब्याज है। जिस पेशे का आधार मानव दुर्बलताओं पर हो, वह समाज के लिए कभी मंगलकारी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे इरादे में विघ्न नहीं डालना चाहता, लेकिन यदि तुम वकालत को न्याय रक्षा के लिए नहीं, विलास के लिए ग्रहण करना चाहते हो, तो बेहतर है कि तुम इसे तिलांजलि दे दो। संत विलास ने कुछ उत्तर न दिया, खिन्न होकर वहां से उठ गए। अब बाबू हरि विलास ने श्री विलास से पूछा, तुम तो इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो? श्री विलास, जब आप कह रहे हैं कि दौलत वालों की आजकल कोई कदर नहीं है, तो फिर ऐसी शिक्षा से क्या फायदा जिसका उद्देश्य केवल दौलत कमाना है? मेरा भी नाम कटवा दीजिए, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरा इरादा खेती करने का है। अंजनी भी मेरी मदद करेगी। आखिर आप देहात में चलकर कुछ न कुछ खेती जरूर ही कराएंगे। मुझको इस काम के लिए तैयार कर लीजिए। हरिविलास के मुखमंडल पर आत्माभिमान की लाली दिखाई दी। सुमित्रा से बोले, लो, श्रीविलास ने तुम्हारी चिंताओं का अंत कर दिया। तुम सोच रही थी कि कैसे क्या होगा। चलकर आराम से गांव में रहो। यह खेती करेगा, तुम आराम की नींद सो और राम का नाम लो। इसके तीसरे ही दिन बाबू हरिविलास अपने गांव में आ गए। मकान बेरम्मत पड़ा हुआ था। मकान बेमरम्मत पड़ा हुआ था। आगे पीछे घास जम गई थी। गांव वालों ने द्वार पर खाद और कूड़े के ढेर लगा दिए थे। इधर वे कई साल से घर न आए थे। साफ बंगलों में रहने के आदी हो गए थे। उनके देखते यह घर झोंपड़े से भी बदतर था। शिव विलास ने असबाब उतारा और झाड़ू लेकर सफाई करने लगा। अंजनी भी घर में झाड़ू देने लगी। श्री विलास कुछ देर तक तो खड़ा देखता रहा, फिर टोकरी लेकर कूड़ा फेंकने लगा। गांव में यह खबर फैल गई कि हरिविलास ने गांधी महात्मा के हुक्म से इस्तीफा दे दिया। लोग इधर उधर से आने लगे। कोई उनको सत्यवादी कहता, तो कोई कहता रिश्वत ली है। बर्खास्त हो गए हैं तो यह बहाना कर रहे हैं। हरिविलास एक टूटी खाट पर उदास बैठे हुए थे। सुमित्रा भीतर खड़ी सोच रही थी कि यह कूड़े का पहाड़ क्यों कर हटेगा। पहले यह लोग जब घर आते थे तो गांव के लोग संकोचवश इनके समीप न आते थे। इनके ठाठ बाट की सामग्रियों को कौतूहल की दृष्टि से देखते थे, पर कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती थी। किंतु अब की वे विस्मयकारी वस्तुएं न थीं। लड़कों में न वह शेखी थी, न हरिविलास और सुमित्रा में वह बड़प्पन की ऐंठ। अतएव सबके सब उनसे सहानुभूति करने लगे। स्त्रियां अंजनी के साथ घर की सफाई करने लगी। कई आदमियों ने शिव विलास के हाथ से झाड़ू छीन लिया और कूड़ा फेंकने लगे। राम भरोसे पंडित ने कहा, भैया भला कियो, इस्तीफा दे दिए। देश विदेश मारे मारे फिरत रहियो, घर माटी में मिला जात रहा। शेख ईदू बोले, चाकरी चाहे छोटी हो या बड़ी, मुदा चाकरी ही है।
अल्लाह ने घर में सब कुछ दिया है तो काहे को की बंदगी उठाई जाए। गोबर चौकीदार बोला, मुद्दा भैया खुदा बड़ा भारू हो रहो, कई जिला भरे मां अस पबड़वार मुद्दे कोई ना पाएस। भोजू कुर्मी बोले, हुद्दा तो भारू रहे, मुद्दा कितने गरीबन के गला रहता का परत रहा, सैकरन के जहल पठै दिहे हुई हैं, ई लड़ाई के गरीबन का मार मार केतना कर्जा दिया भय के परा हुई, दौड़ा करे जात रहे हुई हैं तो कितना बेगार लेका पड़त रहा हुई। हजारन किसान का बेदखली कुड़की अखराज इनके हाथ भवा हुई। अब घर मार रही हैं तो ई पापन से गला छूट जाए। गोबर, रुआब कितना रहे, हुकूमत कितनी रहे। भोजू, रुआब हुद्दा से नहीं होत है, रुआब भलमनसी से होत है, विद्या से होत है। राम भरोसे पंडित का देख के काहे सबका खटिया से उठ के पैलगी करत हैं। थानेदार आवत हैं तो उनकी खातिर शेर भर आटा देत सबका कितना आखरत है। नहीं तो शास्त्री जी के घर आपने 4-6 चेले सहित जाए परत हैं, आपन भाग सराहत हैं। जिला में एक से एक हाकिम परे हैं, महात्मा जी के बरोबर हैं कोऊ का रुआब। आज हुक्म दें तो मनई आग मां कूदे का तैयार हैं। राम भरोसे। संत विलास बाबू नहीं देख परत हैं। हरिविलास कॉलेज में वकालत पढ़ रहे हैं। राम भरोसे, ये विद्या तो भैया उनका नाहक पढ़ावत है, बड़ा बड़ा कुकर्म करे का परत है। वकीलन का मारा जीला तबाह होई गवा, सब मारेन लड़ाए लड़ाए के देश का खोख कह दिहन। ईदू, बाबू तुम अब आपन जमीन दौड़ाए लेओ और मजे से खेती करो, चाकरी बहुत दिन की हो, अब कुछ दिन गृहस्थी का मजा लेओ। उतना सुख तो न पैहों पर चोला आनंद रही, परदेसवा जौन कमात रहे हुई हों तो उन सब कपड़ा लत्ता कुलसी मेज मेवा मिठाई माँ उड़ जला जात रहा हुई। 25-30 रुपए का तो दूध पी जात रहा हुई हों, 30-40 रुपए से कम घर का किराया ना परत रहा हुई। तुम्हार कुल खेत छूट जाए तो मजे से 4 हर को खेती होए लागे। हरिविलास ने संकोच से मुस्कुरा कर कहा, रुपए कहां से लाऊं? सब आदमियों ने उनकी ओर संदिग्ध भाव से देखा, मानो वह कोई अनोखी बात कह रहे हैं। अंत में भोजू बोला, का कहो थो भैया, कौन बहुत रुपया है? 3-4 हजार तो तुम्हारे संदूक के कोने में धरा हुई। इतनी बड़ी तलब पावत रही हो, नजर नियाज लेते रही हो, इतना सब कहां उड़ायो? हरिविलास, मैंने रिश्वत कभी नहीं ली, मासिक वेतन में खर्च ही कठिनाई से चलता था, बचत कहां होती थी। भोजू, बेटा तब तो तुम्हारी चाकरी गुनाह बेलज्जत है। नहीं अस खक का कोई हो, 10-20 हजार तो होबे करी। हरिविलास, नहीं चच्चा, सच मानो मैं बिल्कुल खाली हाथ हूं। भोजू, तब गुजर बसर कैसे हुई? हरिविलास, ईश्वर मालिक है। भोजू, दोनों लड़कन अब को बहुत सुशील देख परत हैं, पहले तो कोऊ से बातें न करत रहे। यही बात हो रही थी कि गांव के जमींदार ठाकुर करण सिंह अपने 2 मुसाहिबों के साथ हाथी पर आते दिखाई दिए। लोग तुरंत चारपाइयों से उठ बैठे। हरिविलास के सामने ऐसे कितने ही जमींदार नित्य सलाम करने आया करते थे, पर करण सिंह को देखकर वह भी उठ खड़े हो गए। हाथी रुका, करण सिंह उतर पड़े और हरिविलास का हाथ पकड़कर उन्हें चारपाई पर बैठाकर आप भी बैठ गए।
हरिविलास ने कुशल समाचार पूछा। ठाकुर ने श्रद्धापूर्ण भाव से कहा, यह भूमि आपके चरणों से पवित्र हो गई। यहाँ अब सब कुशल है। कल प्रातः काल पत्र खोला तो आप ही के आनंद समाचार पर नजर पड़ी। आपके साहस और पुरुषार्थ को धन्य है। मुझे महीनों से ज्वर आता था, पर सच मानिए यह शुभ समाचार देखते ही मैं चंगा हो गया। महीनों से दवाइयां खा रहा था। यह आपके पदार्पण का शुभ फल है। परमात्मा ने हम लोगों को उद्धार करने के लिए आपके हृदय में यह प्रेरणा की। हमने इधर कुछ दिनों से पंचायत स्थापित की है। उसका कोई ऐसा सरपंच नहीं मिलता था जिस पर जनता का विश्वास हो। आपको परमात्मा ने उसका बेड़ा पार करने के लिए भेजा है। उसके प्रधान का आसन ग्रहण करके हमें उपकृत कीजिए। जूही के राजा साहब, बगटा के खां साहब और राय दुनी चंद्र उसके सदस्य हैं। मैं उनकी ओर से यह निमंत्रण लेकर आपकी सेवा में आया हूं। हरिविलास ने सकुचाते हुए कहा, आप मुझे इस योग्य समझते हैं, यह आपकी कृपा है, पर मैं इस सम्मान का अधिकारी नहीं हूं। जिस पंचायत के सदस्य ऐसे ऐसे माननीय लोग हों, उसका प्रधान बनने का साहस मैं नहीं कर सकता। करण सिंह, बाबू साहब, आप अपने मुंह से ऐसा न कहिए। आप पहले एक परगने के हाकिम थे। आज सहस्रों हृदयों पर आपका अधिकार है। क्या छोटे क्या बड़े, सब आपको पूज्य समझते हैं। आपको मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करनी ही पड़ेगी। हरिविलास इस सम्मान पद के भार से सिर न उठा सके। करण सिंह ने उठकर फूलों का हार उनके गले में डाल दिया। इसके बाद करण सिंह एक क्षण तक किसी विचार में डूबे रहे। जान पड़ता था कुछ कहना चाहते हैं, पर संकोच के मारे जबान नहीं खुलती। अंत में लजाते हुए बोले, बाबूजी, मेरी एक प्रार्थना तो आपने मान ली। अब मुझे एक दूसरी प्रार्थना करने का साहस हो रहा है। आज्ञा हो तो कहूं? हरिविलास, शौक से कहिए, मैं सहर्ष आपकी सेवा करूंगा। करण सिंह ने जेब से एक बंद लिफाफा निकाला और बोले, मैं इसे आपके चरणों पर समर्पण करने की आज्ञा चाहता हूं। हरिविलास ने दबी हुई आंखों से लिफाफे की तरफ देखा। लिखा था, रेहन नाम रामविलास महतो, मौजा बिदौखर। उनकी आंखों में एहसान के आंसू भर आए। कुछ कहना चाहते थे, किंतु करण सिंह ने उन्हें बोलने का अवसर न दिया। उसी दम लिफाफे को फाड़ दिया और लोग चकित हो रहे थे कि क्या माजरा है। हरिविलास ने उनकी ओर देखकर कहा, आप लोगों को मालूम हुआ यह कैसा लिफाफा था? यही दादा का लिखा हुआ रेहननामा था। यह कहते कहते उनका कंठ रुक गया। कहानी पाठ राजीव रंजन गिरी। शुक्रिया।